जी बेटे, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, वो है एंगुलर मोमेंटम और ऑर्डिनरली एंगुलर मोमेंटम। इसमें बेटे आगे जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट भी निकल के आता है। बहुत ध्यान से समझने वाले ये टॉपिक्स हैं, क्योंकि है ये एंगुलर मोमेंटम का ही पार्ट। तो सबसे पहले हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम होती है। एंगुलर मोमेंटम ज़्यादातर बेटे आपने फिज़िक्स में सुना है और क्लासिकल मैकेनिक्स में सुना है। सबसे पहले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंपटीशन के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटे ये डिस्क्राइब करती है रोटेशन मोशन, और अगर रोटेशन के साथ इसका वास्ता है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि हमारे जितने भी एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेट ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हुई हमारे लिए, चाहे वो केमिस्ट्री है चाहे फिजिक्स है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन रोटेट ही कर रहे हैं। तो बेटे ऐसा है, जैसे आप सब जानते हैं एक लीनियर मोमेंटम होता है जिसको हम पी बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में पी को mv से डिनोट किया जाता है। स्मॉल m इज़ दी मास, v इज़ दी वेलोसिटी। जब हम उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है बेटे। तो द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दैट क्वांटिफाइज सर्कुलर रोटेशन of an particle about an axis is defined as the moment of the linear momentum. तो L is equal to R multiply by P। तो बेटे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन दैट ड्राइव्स ए राइट हैंडेड स्क्रू। अगर आप बेटे फिगर 1 देखें तो फिगर 1 में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि एल वेक्टर निकल के आ रहा है एंगुलर मोमेंटम ऊपर, जब हम आर और पी को परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं। जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियाई या डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर है, और पी आपका लीनियर मोमेंटम है। और बेटे एक चीज़ तो क्लैरिफाई है, जैसे अभी तक आपने क्वांटम के मेरे पिछले 10 लेक्चर्स सीरीज़ में सुना है कि आगे जाके ये सब डिटर्मिनेंट्स बनते हैं, और उन्हीं डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन आता है। क्योंकि बेटे जो वेक्टर बनता है हो सकता है वो x और y में हो, या y और z में हो, या x और z में हो। तो हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर है, इसको हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने बेटे i, j और k फैक्टर्स बनाए, और x, y, z, क्योंकि x, y, z क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, x एक्सिस से कॉरस्पॉन्ड, y एक्सिस से कॉरस्पॉन्ड, और z एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड। और px, py, pz हमारा लीनियर मोमेंटम है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। और देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक तरह से ये आर पी साइन अल्फ़ा आएगा। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि एल एक्स क्या है, एल वाई क्या है, एल जेड क्या है। बेटे एल से तो पता है कि ये एल सिंबल है वेक्टर एंगुलर मोमेंटम का, और एक्स एक्सिस में जो एंगुलर मोमेंटम कंसीडर होगा और y और z की वजह से होगा, क्योंकि y एक्सिस में अगर आप z लीनियर मोमेंटम घुमाओगे या z एक्सिस में y लीनियर मोमेंटम घुमाओगे तो आपको lx मिलेगा। क्योंकि आप देखते हैं जो मैंने आपको फिगर 1 दिखाई थी कि उसमें क्या है, जैसे p एक तरह से
सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वो घूम रहा है, ठीक है। टेजेंशियल जा रहा है पी, लीनियर मोमेंटम, और जो आर है बेटे वो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब इसके कॉरस्पॉन्ड एल कंसीडर हुआ तो हमें ये पता लगा कि ये जो एल है ये उन दोनों एक्सिस से अलग है, या ये कह लो कि उससे उलट है। अगर आप एल एक्स देखेंगे तो बेटे आप वाई और जेड लोगे, और अगर आप वाई लोगे तो जेड और एक्स लोगे, और अगर जेड लोगे तो एक्स और वाई लोगे। तभी इसने लिखा है एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अगर बेटे आपको ये बात इतनी समझ आ गई तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी अब तक आपने पीछे देखा है कि ये एक तरह से एल एक्स, एल वाई और एल जेड बन गया, और अगर हम इन तीनों एक्सिस को स्क्वायर करते हैं और प्लस करते हैं तो हमारे पास एल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नेचुरली जब कभी कोन बनता है या आप कह लीजिए आगे जाके एंगुलर मोमेंटम के कोन बनेंगे तो वो एक्स एक्सिस में भी होंगे, वाई में भी होंगे और जेड में भी होंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम एग्जैक्टली कैसे समझें। तो एक तरह से एक टॉर्क जनरेट हुई, टॉर्क बेटे मूवमेंट ऑफ फोर्स विच इज़ एसोसिएटेड विद द टेम्पोरल चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेचुरली ये जो टॉर्क जनरेट हुई उससे एक एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, जिसको हमने लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू आर इंटू मल्टीप्लाई बाय डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। एक मिनट बेटे, बैठो प्लीज़ बैठो। ये बेटे अब थर्ड स्लाइड पे आइए। थर्ड स्लाइड पे ये बताया गया था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तरह से एक मूवमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रही है, टॉर्क जनरेट हो रही है, जो कि टेम्पोरल चेंज है एंगुलर मोमेंटम का। n इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू t। और अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये बताया गया है +2 में और बीएससी में कि एक तरह से ये एक लीनियर मोमेंटम होता है और परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस होता है। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम को टाइम के कॉरस्पॉन्ड चेंज करें और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो हमारे पास ये एक तरह से n आ जाएगा, जो कि आपका एक टेम्पोरल चेंज है। तो हमने एनालाइज क्या किया, तो हमारे जो नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट है इससे हमने क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने बेटे ये सीखा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना सिर्फ रिवॉल्व करते हैं पर ऑसिलेट भी करते हैं। तो हमने एक चीज़, एक फैक्टर हमारे सामने आया कि अगर हम कंसीडर करें कि टोटल पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट लाइक न्यूक्लियस। अब आप लोग सब जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन अपने न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरह से कूलम्बिक फील्ड होती है जब हमारी रोटेशन होती है अबाउट ए फिक्स पॉइंट रेदर देन अबाउट एन एक्सिस। तो आपने आज ये सीखा कि हमारे पास एक तरह से कूलम्बिक इंटरेक्शन के कारण हमारी रोटेशन हो रही है फिक्स पॉइंट पे रेदर देन अबाउट एन एक्सिस। अब बेटे सवाल ये उठता है कि अगर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क लगाई थी अगर वो ना हो तो क्या होगा, और अगर वो ना हो आपको जान के बहुत हैरानी होगी। तो जो सिस्टम है एक स्टेबल मैकेनिकल सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क
दैट इज़ एग्जाम्पल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन एन एटम कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्टेबल मैकेनिकल सिस्टम। तो कई बार आपको कंपटीशन में ये आ जाता है कि अगर आप किसी वेक्टर को उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं टॉर्क, तो नेचुरली बेटे उसमें वो घूमेगा नहीं, वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास एक चीज़ और है कि जनरली ये जो लैप्लेसियन की इक्वेशन थी, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको जस्टिफाई करती है। इस स्लाइड में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। तो असल में ये है क्या? तो बेटे जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम इट इज़ कॉरस्पॉन्ड टू ऑर्डिनरली 3 मोमेंटम इन दिस केस। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें कोई कंजर्वेशन लॉ, जो कि हमने पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशंस पढ़े हैं, फॉर द ऑर्डिनरी मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, पर ये बिल्कुल सही है कि इसमें बेटे बिल्कुल भी कंजर्वेशन लॉ जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम में नहीं लगती। और सवाल ये उठता है फिर कंजर्वेशन किस चीज़ की लगेगी? द मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन इज ए स्पेशल केस of this general conservation law as the Newtonian angular momentum conservation। तो बेटे सिंपल सी बात है, इसमें न्यूटन के जो स्पेशल फॉर्मूले हैं वो ज़रूर लगेंगे और उनके कंजर्वेशन लॉ भी एप्लीकेबल होंगे। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास एक्सिस बनते हैं, हम बेटे एक्सिस को आई जे के से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारी अब डायरेक्शन है। तो जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम को हम आइगन फंक्शंस की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करते हैं और उसमें से हम बेटे आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। सो ए सेट ऑफ commuting generalized orbital angular momentum in n-dimensional polar coordinates is defined and their eigenvalues and simultaneously eigenfunctions by the use of result known as factorization method of solving आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो बेटे ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप जैसे जानते हैं कि अगर मैं आइगन फंक्शन सॉल्व करता हूँ, मैंने आपको पहले भी पिछले अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी वेव फंक्शन पे और वो सेम वैल्यू आ जाए तो हम उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। अगर वही वेव फंक्शन आ जाए और जो वैल्यू उसके साथ आती है वो आइगन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन एक्स लेता हूँ, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ तो साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। अरे कॉस तो साइन से अलग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ नॉट द आइगन फंक्शन ऑफ साइन एक्स। अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो बेटे माइनस साइन एक्स आएगा। तो ये जो साइन एक्स है ये तो वही है जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो ये जो माइनस है ये आइगन वैल्यूज़ है। बेटे इस तरह तो आपको एक वैल्यू मिली, पर जब हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, आगे पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने पिछले अपने हार्टी-फॉक मेथड में, सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड मेथड में ये बात डिस्कस की थी, और हम नेचुरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट में भी ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपके पास कभी भी एक इलेक्ट्रॉन
की स्पीसीज़ नहीं होती। आपके पास जब सिस्टम आता है, जैसे साइक्लोप्रोपिनाइल कटाइन है, साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल है जो आपके स्लीबाई में है, या बुटाडीन है, या बेंजीन है, या साइक्लोहेक्सीन है, तो नेप्थलीन है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स लगाने पड़ेंगे, और ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको सेकुलर इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और सेकुलर इक्वेशन को लगाने के लिए आपको मैट्रिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो बेटे यही है कि नेचुरली जो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं ये हमें एक तरह से सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन द थ्योरी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड अदर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रोटेशनल सिमेट्री।